वेलकम ऑन ऋषभ आइस एकेडमी। आज ज्योग्राफी की इस लेक्चर में आप जानोगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिर तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको आगे इसी प्रकार फ्री लेक्चर प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रोफेसर माल्थस ने यूरोप के संदर्भ में ये जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया था। माल्थस ने इस सिद्धांत के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की। ठीक है, तो ये सिद्धांत कुछ आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है। वो इस प्रकार है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामिति गति से होती है, यानी कि दोगुनी गति से होती है। यानी कि जनसंख्या पहले 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 8 से 16 होती है, 16 से 32, 32 से 64। ठीक है, इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा, संसाधनों में जो वृद्धि होती है वो अंक गणितीय रूप में होती है और संसाधन से उनका तात्पर्य या खाद्य पदार्थों से है। ठीक है, प्रोफेसर माल्थस जो संसाधन की यहाँ बात कर रहे हैं वो खाद्य पदार्थों से कर रहे हैं। तो इनमें संसाधनों में वृद्धि होती है अंक गणितीय रूप में, यानी सामान्य गति से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पत्ति के अंतर संबंधों को स्थापित किया। ठीक है, तो जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि को माल्थस ने 25 वर्ष बताया है, यानी कि हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। अगर आज जनसंख्या 2 करोड़ है तो 25 वर्ष बाद वो जनसंख्या 4 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोगुने होने की अवधि माल्थस ने कितनी बताई है? 25 वर्ष, यानी हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। और उनके द्वारा बताई गई वृद्धि दर से 200 वर्ष में जनसंख्या और निर्वाह के साधन यानी संसाधनों का जो अनुपात होगा वो होगा 256:9, यानी 256 आपकी जनसंख्या होगी और उसके अनुपात में 9 संसाधन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो माल्थस ने जनसंख्या और संसाधन के अनुपात की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है, संसाधन की तुलना में जनसंख्या की मांग कम होती है। ठीक है, यानी कि संसाधन अभी पहली अवस्था में अधिक है और जनसंख्या कम है। ठीक है, इस स्टेज पर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी अवस्था में खाद्यान्न उपलब्धता और जनसंख्या की मांग बराबर होती है, यानी कि जितना आपके पास संसाधन है, खाद्य संसाधन है, उतनी ही आपकी जनसंख्या है। तो इस स्टेज पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जो तीसरी अवस्था आती है उसमें खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। जितने आपके खाद्य संसाधन है उसके मुकाबले जनसंख्या की मांग अधिक होती है। तो तीसरी अवस्था ही जनाधिक्य की अवस्था होती है, ओवर पॉपुलेशन की अवस्था होती है। और ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जितने आपके संसाधन है उसके मुकाबले जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जनसंख्या की मांगों के अनुरूप साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है, जितनी जनसंख्या की मांग होती है उस अनुरूप में साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में क्या होता है कि जनसंख्या सकारात्मक उपायों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो उन्होंने माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय भी बताए हैं। पहला है निवारक उपाय और दूसरा है सकारात्मक उपाय। तो वो बताते हैं कि जब जनसंख्या की मांग के अनुरूप संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी जनसंख्या संसाधन से अधिक होती है, तब सकारात्मक उपाय के द्वारा जनसंख्या पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। वो किस प्रकार होता है? तो सकारात्मक उपाय के अंतर्गत वो बताते हैं अकाल, महामारी, प्लेग, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसे कारक बताए हैं सकारात्मक उपायों में, जिनसे जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, माल्थस ने जो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए हैं, मैं अभी सकारात्मक उपाय की बात कर रहा था, तो उन्होंने 2 उपाय बताए हैं, निवारक उपाय और सकारात्मक उपाय। तो निवारक उपाय में उन्होंने बताया है आत्म संयम, ब्रह्मचर्य, विवाह के बाद आत्म संयम और विवाह देर से करना आदि। सकारात्मक उपायों में आते हैं अकाल, महामारी, युद्ध तथा प्राकृतिक आपदा। ये सब क्या है? सकारात्मक उपाय। तो माल्थस ने अपने इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के निवारण उपाय अपनाए जाते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यानी कि आप खुद से अपने ऊपर नियंत्रण करके जनसंख्या की गति को रोकते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। लेकिन यदि आप अनुकूल निवारक उपाय नहीं अपना पाए तो सकारात्मक उपायों के द्वारा जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगी। यानी आप खुद जनसंख्या को पर नियंत्रण नहीं कर पाए अपने निवारक उपायों के द्वारा,
तो सकारात्मक उपाय जिसमें अकाल, महामारी, भूखमरी ये सब है, इसके द्वारा जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत यूरोप में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों और वहां खाद्यान्न संकट के संदर्भ में तत्कालीन परिस्थितियों पर लागू होता था, परंतु यूरोप में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में होने वाले खाद्यान्न की कमी की जो समस्या थी, उसको संसाधन विकास, कृषि विकास, नवीन कृषि भूमि उपयोग और कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि में नवीन तकनीक का प्रयोग इत्यादि से उसका समाधान कर लिया गया। और ये देखा गया कि जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न उपलब्धता और संसाधन का विकास अधिक तीव्रता से हुआ। यानी कि यूरोप के संदर्भ में इन्होंने ये जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया था, लेकिन वहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी में परिवर्तन हुआ तो कृषि में भी विकास हुआ। उससे उन्होंने जिस तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही थी, उससे अधिक तीव्रता से संसाधन उत्पन्न करने शुरू कर दिए, जिससे ये समस्या समाप्त हो गई। जिसका एक उदाहरण आप भारत में हरित क्रांति में भी देख सकते हैं। हरित क्रांति के आने से भारत में जो खाद्यान्न की समस्या थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार यूरोपीय देशों में ही माल्थस के सिद्धांत के अनुरूप जनसंख्या एवं संसाधन का जो अनुपात की प्रवृत्तियां नहीं पाई गई, तो इससे माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की जाने लगी। तो अब इसकी आलोचनाओं की बात करें तो संसाधन में केवल खाद्यान्न को रखा है, जबकि अन्य संसाधन भी हो सकते थे। ये अपने संसाधन में खाद्यान्न की ही बात करते हैं। ठीक है, तो लेकिन संसाधनों में तो फिर अन्य साधन भी आते हैं, तो ये इसकी एक आलोचना है। दूसरा, इन्होंने माना खाद्यान्न संकट से जनसंख्या नियंत्रण होगा। यानी जब खाद्यान्न का संकट होगा तो भुखमरी होगी और भुखमरी से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, तो इससे जनसंख्या में नियंत्रण होगा। जबकि आज के समय में खाद्यान्न की कमी आयात के द्वारा भी दूर की जा सकती है। यदि किसी एक देश में अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ सूखा है, कृषि का उत्पादन नहीं हुआ, तो वो दूसरे देश से आयात कर सकता है, तो इस प्रकार वहाँ भुखमरी जैसी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तीसरा है कृषि भूमि का विस्तार, उत्पादन में वृद्धि, नवीन तकनीकी के उपाय आदि से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है और यह वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में अधिक होती है। जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, हरित क्रांति, जो भारत में 1960 के दशक में अपनाई गई थी, जिससे हमारी खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर काफ़ी अधिक हो गई थी। फिर जो इन्होंने बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, यानी दोगुनी गति से बढ़ती है, और संसाधन सामान्य गति से बढ़ते हैं या अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, इसे भी उन्होंने व्यावहारिक नहीं बताया। साथ ही इन्होंने कहा हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। ये बात भी पूर्णतः सच साबित नहीं होती। फिर जो इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के निवारक उपाय बताए वो अव्यावहारिक हैं। ठीक है, यानी कि हर कोई इन उपायों को नहीं अपना सकता। जनसंख्या नियंत्रण के सकारात्मक उपाय भी इतने खास तौर पर कहीं नहीं देखे गए हैं कि बड़े पैमाने पर जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रित हो जाए, अतः ये भी व्यावहारिक नहीं है। यानी कि इनके जो दोनों उपाय थे, निवारक उपाय और सकारात्मक उपाय, ये भी व्यावहारिक नहीं माने गए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि माल्थस के सिद्धांत की आलोचना विभिन्न आधारों पर की जाती है, विशेषकर वर्तमान समय में जहाँ जनसंख्या नियंत्रण के कई वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपाय अपनाए जा रहे हैं। जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कई विधियाँ अपनाई जा रही हैं। ऐसे में माल्थस द्वारा दिए गए निवारक निरोध के उपाय भी अव्यावहारिक हैं। फिर आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में खाद्यान्न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया जाता है और खाद्यान्न समस्या वाले क्षेत्रों में भी अकाल, महामारी, युद्ध जैसी समस्याएं बृहद स्तर पर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ग्लोबल वैश्वीकरण के इस दौर में हम आयात निर्यात के द्वारा ये समस्याओं का काफ़ी हद तक निराकरण कर सकते हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत ना तो तत्कालीन परिस्थिति में लागू होता है और ना ही वर्तमान परिस्थिति में भी पूर्णतः लागू होता है। तो इस सिद्धांत को फिर अव्यावहारिक और अमान्य करार दे दिया गया। लेकिन 20वीं सदी में ओसबर्ग एवं वोवेट ने 1948 में नव माल्थस सिद्धांत दिया। किसने? 20वीं सदी में ओसबर्ग एवं वोवेट ने 1948 में नव माल्थस सिद्धांत दिया, जिससे पुनः माल्थस के सिद्धांत की प्रासंगिकता स्थापित हो गई। किस तरीके से? तो नव माल्थसवाद सिद्धांत के अनुसार हालांकि विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही खाद्यान्न उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। ये तो इन्होंने बात मानी नव माल्थसवाद में कि जनसंख्या वृद्धि के साथ ही
खाद्यान्न की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र बनी हुई है। ये तो आप भी जानते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है विश्व में वो अभी भी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ऐसा, और यदि ऐसा होता रहा कि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले समय में कृषि भूमि की कमी हो जाएगी, मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी, उत्पादकता में कमी के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका काफ़ी रिपोर्टों में भी जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार माल्थस की तीसरी अवस्था उत्पन्न हो सकती है, जहाँ संसाधन और जनसंख्या से रिलेटेड जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इस विचार को क्लब ऑफ रोम के वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 का समर्थन भी प्राप्त हुआ। लिमिट्स टू ग्रोथ के अनुसार पृथ्वी एक अंतरिक्ष यान की तरह है, जिसमें निश्चित मात्रा में ही संसाधन है, और अत्यधिक जनसंख्या संसाधन पर दबाव बनाएगा और ओवर पॉपुलेशन की समस्या उत्पन्न होगी। और जब जनसंख्या की तुलना में संसाधन की कमी हो जाएगी, समस्या उत्पन्न होगी, जिससे जनसंख्या की तुलना में संसाधन की कमी हो जाएगी। इस तरह वर्तमान समय में भी माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी हुई है। जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण और वायुमंडलीय परिस्थिति की समस्याओं में वृद्धि हो रही है, ये भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं में तीव्र वृद्धि करेगा। ठीक है, और माल्थस ने भी प्राकृतिक आपदाओं को सकारात्मक उपाय के अंतर्गत स्वीकार किया है। तो आखिर में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान समय में माल्थस का सिद्धांत शायद ही कहीं लागू होता हो, परंतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। जिस प्रकार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और जनसंख्या के कारण काफी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस प्रकार इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।